नाउ वी हैव मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कल तक की जो पीरियोडिक टेबल्स थी वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की जो पीरियोडिक टेबल्स हैं दैट इज़ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, दिस इज इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है। और मेंडलीव ने क्या क्या काम किया वो सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे इस पॉइंट से लेकर मेंडलीव से, ठीक है। तो वी हैव मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बेटा थोड़ा बात को समझना, मेंडलीव को पहले ये जानो कि इस टाइम पर अराउंड 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। ठीक है, कितने एलिमेंट डिस्कवर थे? 63, ठीक है। जबकि न्यूलैंड्स के टाइम पे कितने थे? 56, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो हम बात करते हैं मेंडलीव के लॉ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कैटेगराइज इन अ वेल मैनर ऑफ द एटम्स। एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाता है उसने कैटेगराइज किया, ठीक है। और ये फर्स्ट भी था और ये लास्ट भी था कैटेगराइजेशन के टाइम्स में। तो इसने परफेक्टली कैटेगराइज भी किया और इसने परफेक्टली समझाया भी, और बाद में सब इसके मॉडिफिकेशन हुए, मतलब इसी के अंदर मॉडिफाई किया गया बस, और कुछ नहीं था। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। तो पहले बात करते हैं इसके लॉ की, कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन मेंडलीव लॉ। तो मेंडलीव लॉ क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic mass। ये एटॉमिक मास को ध्यान रखना, क्योंकि जब बोर एटॉमिक थ्योरी पढ़ोगे, मतलब मॉसली की एटॉमिक थ्योरी पढ़ोगे, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज आएगा, एटॉमिक नंबर। और बच्चे इसी में गलती करते हैं, एटॉमिक मास की नंबर, सब गलत। क्लियर है? ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। इसका मतलब एक सीधी सादी भाषा में ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। एग्जाम में आए ऊपर लिखना, दोनों लिखना स्टेटमेंट, बात करो डाउन। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसने कैसे कैटेगराइज किया? या हम सीधा से बोलते हैं ही कैटेगराइज्ड होल पीरियोडिक टेबल, या सीधा बोलता है इनटू टू फॉर्म्स। दो फॉर्म्स में इसको कैटेगरीज किया। फर्स्ट कैटेगरी दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। इसको ग्रुप्स ऑफ पीरियड के आधार पर डिवाइड किया गया। नाउ व्हाट आर ग्रुप्स एंड व्हाट आर पीरियड्स? ठीक है, ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को पीटी लिख रहा हूं, समझ जाओगे? वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स? 8 ग्रुप्स। देयर आर 8 ग्रुप्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एंड पीरियड्स की बात करें, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कॉलम। इन पीरियोडिक टेबल कितने थे बेटा? याद रखना, एनसीईआरटी में 6 दे रखा है, वो थोड़ा गलत है, 7 है। एनसीईआरटी में 6 दे रखा है, वो गलत है, 7 थे इसके। देयर आर 7 पीरियड्स एंड हाउ मेनी ग्रुप्स? 8। और मैं लिख भी देता हूँ बेटा, एनसीईआरटी के अंदर 6 डाला हुआ है, बाद में मॉडिफाइड हो गया 7 हुए थे, क्योंकि ध्यान रखना। लिख लिया ये बात? अब कैसे याद करें? बच्चे इसको भूल जाते हैं कि ग्रुप्स कौन से, पीरियड कौन से। बेटा जी को ऐसे बना लो जी, मतलब लाइक इन दिस मैनर। ऊपर से नीचे आ रहे हैं वी कॉल्ड एज ग्रुप्स, एंड लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वी कॉल्ड एज पीरियड्स। मतलब ये मेरे ग्रुप्स हो गए और ये मेरे पीरियड्स हो गए। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया?
अब तो ना बोलोगे कि ग्रुप्स कौन से और पीरियड कौन से? हाँ जी, ऑलराइट, नोट डाउन। नाउ सी नेक्स्ट थिंग। तो बेटा इसमें थोड़ा और कैटेगरीज करते हैं हम लोग, जो ग्रुप्स थे और जो पीरियड्स थे उनके ऊपर और बात करते हैं कि कैसे इनको वेरिएशन किया गया। देखिए बेटा, पीरियड्स में तो कोई इशू नहीं है, ग्रुप्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ मेनी ग्रुप्स? ग्रुप्स आर 8 ग्रुप्स, और इनको भी फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इट वॉज फर्दर सब डिवाइडेड, ऐसे बोल देते हैं, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। 2 अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और 2 सब ग्रुप कौन कौन से थे? सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। मतलब जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई तो ग्रुप्स तो बेटा ऐसे थे ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेटा याद रखना कि 1 से लेके 7 तक, मान लो कि ये 7 तक जा रहा है, ये 7 है और फिर फाइनली 8 है, ऐसे थे। क्लियर? तो यहाँ पर इसने बनाया फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, समझ गए, थर्ड एंड थर्ड बी टिल 7 तक। 8 को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया सब ग्रुप में। सो ये बात याद रखना है कि ग्रुप 8 में से 7 जो ग्रुप थे, 7 ग्रुप, फर्स्ट 7 ग्रुप, मतलब ग्रुप 1 to 7 is further subdivided into 2 subgroups A and B, but ग्रुप 8 जो था रिमेन सेम, उसको डिवाइड नहीं किया गया, उसको डिवाइड नहीं किया गया। और ग्रुप 8 के अंदर टोटल 9 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे? 9। और जो 9 थे वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट थे। कौन कौन से थे? ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको आगे जाके हम हैवी मेटल्स का नाम देंगे। कहानी क्लियर हुई? इज इट क्लियर? सो देयर आर 8 ग्रुप्स, उसमें से पहले 7 को हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू सब ग्रुप्स, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, ठीक है। और जो ग्रुप 8वां था उसको सेम रखा, उसको डिवाइड नहीं किया, और 8 के अंदर टोटल 9 ट्रांजिशन मेटल्स आए थे, ठीक है। कौन कौन से आए थे वो आपको बताऊंगा फाइनली। 3 रो बनाए थे, उसमें 9 एलिमेंट इसने रखे थे। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक। अब अगर बात करते हैं पीरियड्स के ऊपर, पीरियड्स के ऊपर, सो देयर आर हाउ मेनी पीरियड्स? 7 पीरियड्स। और पीरियड्स एज इट इज थे, कोई चेंज नहीं था, पीरियड्स एज इट इज थे, ठीक है, कोई चेंज नहीं था पीरियड्स में, कोई सब डिवीजन नहीं था, एज इट इज गया आपके। नोट डाउन दिस। सेकेंड कैटेगरी इज, तो फर्स्ट इन्हें ग्रुप का कैटेगराइजेशन इस तरह से किया, मतलब इसने ग्रुप और पीरियड्स की कैटेगरीज बनाई, तो और उसके अंदर इसने ये सारे बातें किया। अब इसके अंदर करा क्या इसने, वो बात समझते हैं। देखिए बेटा, यही बेटा इनके फीचर्स भी हैं, रिमेंबर। तो सेकंड कैटेगरी जो थी वो था इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो सेकंड कैटेगरी, ही स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टी, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ each element according to the formation of its hydrides and oxides। हर एक एलिमेंट उसने नोटिस किया, जो उस वक्त के 63 एलिमेंट थे, उन्होंने एक बात नोटिस की कि सभी एलिमेंट जो थे वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और उनके साथ कंपाउंड बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वो सभी रिएक्टिव थे। तो बेटा एक और चीज़, ये फर्स्ट इंसान था मेंडलीव जिसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हमें। इससे पहले की बात करें तो सभी ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही बात कर रहे थे बस। समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव फर्स्ट एनालिसिस ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तो मेंडलीव उसने भी बोला था, आपके न्यूलैंड्स ने भी बोला था, डॉमिनियर ने भी बात की थी।
लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट अर्ली अटेम्प्ट इसी ने करवाया था, याद रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इसने हर एक एलिमेंट की 63 एलिमेंट की रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ और बनाया कंसेप्ट कि कौन कैसे करता है रिएक्शन। लेटेस्ट से देखो बेटा, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट लिए, सबके एलिमेंट, सबके हाइड्रेट्स बनाए इसने, सबके क्या बनाए, हाइड्रेट्स बनाए। लिथियम का हाइड्रेट ये बनेगा, पोटेशियम का हाइड्रेट KH बनेगा, सोडियम का हाइड्रेट NH बनेगा, कैल्शियम का CaH2 बनेगा, मैग्नीशियम का H2, इसका H3, इसका H4, इसका H3। आया समझ में भाई? हाइड्राइड का मतलब H नेगेटिव, ऑक्साइड का मतलब O2 नेगेटिव। चार्जेस पता है तुम्हें, लिथियम पे पॉजिटिव है, H पे नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि ये AB का फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, ये भी AB का, ये भी AB का, ये AB2 का फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। अगर A मेरा, देखो इसको ऐसे समझते हैं, A मेरा एलिमेंट है और हाइड्रोजन है H, तो ये AH का फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, ये सारे के सारे AH2 का फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, ये सारे के सारे AH3 का फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, ये AH4 का कर रहे हैं, ये AH3 का कर रहे हैं एंड सो ऑन। एक सिमिलैरिटी मिली इनको एलिमेंट्स में। तो इसने क्या किया, सभी AH वाले थे उसको इकट्ठा कर दिया, AH वाले को इकट्ठा किया, लाइक इसने सोडियम को इकट्ठा कर दिया, पोटेशियम को इकट्ठा कर दिया, लिथियम को इकट्ठा कर दिया, एक बना दिया और इनकी प्रॉपर्टीज लिखकर एक कार्ड्स में ऊपर से नीचे सीक्वेंस बना दिया। जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, वैसे इसने लटका दिए दीवार पे कि ये सारे के सारे एक जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी के शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर बाकी को किया इसने। अब जैसे कि यहाँ पर इसने किया, मैग्नीशियम को किया, कैल्शियम को किया एंड सो ऑन कर दिया। फिर इसने 3 वाले देखे, एल्यूमिनियम का था, उसके बाद नाइट्रोजन का था, सेम फॉर्मूले की तरह मैच कर रहे हैं, नाइट्रोजन को रखा, उसके बाद कार्बन को रखा इसने एंड सो ऑन, सारा कुछ अरेंज किया। फिर इसने एटॉमिक मासेस के आधार पे इसने अरेंज करने स्टार्ट किए। ठीक है, एक बार रख दिया, फिर इसने सोचा है कि चलो ठीक है, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हैं, चलो इसको रीअसेंबल करते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस। तो मासेस के अकॉर्डिंग रखें, तो उसने बोला कि यहाँ मासेस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, उसने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रखा और इस तरह से रीअरेंज किया। इज इट क्लियर? और इस तरह से बहुत सारी डेटाज उनको मिले और रीअरेंजमेंट शो हुआ। फाइनली जब सारे काम हो गए, फिर इसने ये देखा, चेक करने की कोशिश, ऑक्सीजन के साथ भी करवा के देखा, ऑक्सीजन के साथ भी करवाया। तो ऑक्सीजन के साथ भी जब उसने नोटिस किया, देखो लिथियम बनाता है Li2O, सोडियम बनाता है Ne2O, सिमिलर मैच में फॉलो हुए, A2B, A2O के फॉर्मूले में आ रहे हैं। उसी तरह से कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम बनाता है ऑक्साइड, मैग्नीशियम बनाएगा ऑक्साइड, बेरिलियम बनाएगा ऑक्साइड एंड सो ऑन, ये AO के फॉर्मूले हो रहे हैं। तो उसने वापस से वही चीज़ नोटिस की। तो फाइनली कहा इसने कि लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप में रहेंगे क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है। इज इट क्लियर? तो सेकंड कैटेगरी इसने इस तरह से अरेंज करी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको सीखनी है वो ये कि इन्होंने हर एक एलिमेंट का क्या बनाया बेटा, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया और बाद में उसको रीअरेंज करके एटॉमिक मासेस के नंबर पे अरेंज करके इन्होंने सीक्वेंस बनाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि मेंडलीव कैटेगराइज द होल पीरियोडिक टेबल इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, and second on the basis of the formation of the element oxides and element hydrides, और फिर बाद में एटॉमिक मासेस के आधार पे उसको रीअरेंज किया। और इससे बड़े फ़ायदे हुए इसके। कुछ ऐसे एटॉमिक मासेस जो उस वक्त तक के गलत थे इसने सही किए। उससे पहले न्यूलैंड्स में, डॉबिनेल्स में जब बात आई थी तो वहाँ पर एटॉमिक मासेस पे ध्यान नहीं किया दिया है। उन्होंने माना कि साइंटिस्ट वगैरह एटॉमिक मास निकाल दिया तो सही होंगे, बट वो गलत थे। जब उसने प्रॉपर्टी स्टडी की तब पता चला कि इसका एटॉमिक मास ये नहीं हो सकता। फाइनली उसने करेक्ट करके उसको चेंज किया। किस किस के कहाँ कहाँ चेंज किया वो सारी पिक्चर अभी आपको बताता हूँ। क्लियर हुआ? तो ये इसके फीचर्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मेरिट्स। जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेरिट्स या अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा, एक चीज़ और जाननी आपको ज़रूरी है कि नोबल गैसेस इसके टाइम पे डिस्कवर नहीं थे। नोबल गैसेस डिस्कवर हुई थी अराउंड 1900 के आसपास डिस्कवर हुई थी, और इसने पीरियोडिक टेबल दी थी 1872 के आसपास। ठीक है, बाद में जाके डिस्कवर हुई और उसने बाद में जाके जगह छोड़ी थी, और उस जगह की वजह से इसने बाद में बोला कि कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा
तो उसने प्रॉपर्टीज रख दी वहाँ पर। ये भी इसका एक बिगेस्ट अचीवमेंट थी, ठीक है। तो हम बोलते हैं इसके, डेट इज, हेडिंग डालो, मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आता है बेटा क्वेश्चन मेरिट्स पे लेकर कि व्हाट आर द मेरिट्स। सबसे पहली चीज़, जितना इन्होंने मेहनत की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने के लिए, क्या पहले किसी साइंटिस्ट ने की थी? किसी ने नहीं की, ठीक है। तो फर्स्ट बोल सकते हो ही मेड सिस्टमैटिक, पहले लिख लो, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in order to study its property। किसमें किया था? into groups and periods। और आपको आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है अब ग्रुप कितने हैं, पीरियड कितने हैं। सो ग्रुप्स कितने थे एंड हाउ मेनी पीरियड्स? देर आर 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। एनसीईआरटी में 6 हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड, ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड हम बोल सकते हैं कि ही अरेंज या ही स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है। ही स्टडीड the chemical properties of each element। हर एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स and oxides and then arrange them into in increasing order of its atomic masses। पहले स्टडी किया, फिर देखा, अरेंज किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस और क्लम्प अप किया उसको। किसमें इसको किया कैटेगराइज? फिर ग्रुप और पीरियड में। पहले तो पढ़ लिया सब कुछ, उसके बाद ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड कर दिया। और हमें पता है ग्रुप्स में सब डिवीजन थे ना, फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन, लेकिन कहाँ तक? फर्स्ट और 7th तक बस। 8वें में कोई सब डिवीजन नहीं था। देयर इज़ नो सब ग्रुप इन द 8th ग्रुप। ये बात याद रखनी है आपको। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ही corrected the atomic mass of beryllium। इससे पहले बेरिलियम का एटॉमिक मास लोग गलत समझ रहे थे। पहले ये मान रहे थे कि बेटा लिथियम है, बोरॉन है, कार्बन है, बेरिलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। पहले ये सोच रहे थे। क्यों सोच रहे थे? रीज़न समझो। इसका एटॉमिक मास 7 है, इसका एटॉमिक मास 9 है, इसका एटॉमिक मास 12 है, इसको 13 सोचा गया, इसको 14 और इसको 16। पहले इसका एटॉमिक मास 13 मान रहे थे बेरिलियम का। कितना मान रहे थे? 13। तो सबसे पहले इसको बेरिलियम को कहाँ रखा गया था? इन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, पहले ये था। लेकिन जब इसने प्रॉपर्टीज़ को स्टडी की, तो ये सारे के सारे जो हाइड्राइड्स बना रहा है, ये कैसा बना रहा था? अगर बेरिलियम के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा? BeH बनेगा, BeH2 सॉरी, भाई BeH2 बनेगा। इस पर +2 चार्ज होता है, BeH2, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये +1 के थे, ये +3 के थे, ये +4 के थे, 2 वाला गायब था, +2 वाला गायब था। जब फॉर्मूले मैच किए तो इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं आ पा रहा था। और जब इसने इसकी स्टडी की तो ये पाया कि इसका एटॉमिक मास जो है वो
बेरिलियम का 13 नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली इसके नीचे के जो एलिमेंट है वो आने चाहिए थे, इसके पास प्रॉपर्टी सिमिलर मैच करनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर फाइनली इसने क्या किया है, इसका एटॉमिक मास को करेक्ट किया और किसके बीच में रखा, लिथियम और इसके बीच में रखा, बोरॉन के बीच में रखा, ठीक है। सॉरी, लिथियम का तो 3 होता है एटॉमिक मास। फिर बेरिलियम का रखा गया इसको यहाँ पर और इसका करेक्ट किया गया, यहाँ करेक्शन कर लेना, इसका 11 किया गया और इसको 9 किया गया था, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक मास 3 था, 7 था, सॉरी 7 था। बेरिलियम का 9 करेक्ट किया गया था, बोरॉन का 11 किया गया था, 12 इसका रखा गया था, 14 एंड 16 बाकी सबके सही थे, बट बेरिलियम की पोजीशन को उसने करेक्ट करके वापस से पीछे किया, फिर उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज मैचअप कर पाई। ऐसे बहुत जगह किया था इसने, कोबाल्ट निकल की उसके किया था एटॉमिक मासेस को करेक्ट, ठीक है। तो और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज उसको रीअरेंज किया इसने। तो आपको सिंपल ये लिखना है कि ही करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ बेरिलियम एंड पुट इन बिटवीन लिथियम एंड बेरिलियम, करेक्ट करके, सॉरी लिथियम एंड बोरॉन के बीच में रखा गया। अर्लियर इट वॉज प्लेस्ड इन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, और पहले एज्यूम किया गया था इसका एटॉमिक मास 13 है, बट नहीं है। वो सारी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हाउ यू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट। हम सभी आइसोटोप्स को लेते हैं, उसका एवरेज सम निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मासेस निकालते हैं, सो ऑन वी हैव टू पुट द एटॉमिक मासेस। 9th में पढ़ा होगा आपने सारी बात, याद आया कुछ? तो उसने सारी कैलकुलेशन करके इसको रखा। फाइनली कंक्लूड ये निकला कि उसने करेक्ट किए थे कुछ एटॉमिक मासेस जो कि उस वक्त रॉन्गली करेक्ट प्लेस थे। इज इट क्लियर? जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इसकी सारी अचीवमेंट्स को वो ये था, ये रख करो ऊपर का। नाउ सी, he left some gap for the undiscovered elements, got it? उस वक्त के जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे उनके लिए उसने जगह छोड़ी। बाकी सभी साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, कोई जगह नहीं छोड़ रहे, जितने हैं बस उसी के अकॉर्डिंग बाम कर रहे थे। और ना सिर्फ जगह छोड़ी, ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑल्सो, और जब बाद में वो डिस्कवर हुए तो एग्जैक्टली वही बने। और इसलिए लोग इसको बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानने लग गए थे। भाई भविष्यवाणी कर दी जो डिस्कवर नहीं है, और क्या होगा ये भी बता दिया, वो किसके साथ क्या रिएक्शन करेगा ये भी बता दिया, कितने मास का होगा अप्रॉक्सीमेट वो भी बता दिया। इतनी सारी बातें इसने बताया तो लोग इसको मानेंगे, तभी तो 60-70 ईयर्स तक इसकी पीरियोडिक टेबल चली थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है, ही लेफ्ट सम गैप फॉर undiscovered element, for undiscovered element and predict its properties। क्या प्रेडिक्ट किया बेटा? उसकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट मतलब अंदाजा लगाना, और जो कि बात में बिल्कुल सही हुई। अब क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी जगह उसने गैप छोड़े थे और उन एलिमेंट को नाम क्या दिया था। ऑलराइट, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। ये रब करें बेटा नीचे के। सो देखिए बेटा, और क्वेश्चन किससे से आएंगे ये भी याद रखिए बेटा। पहला गैप छोड़ा था इसने, 3 जगह गैप छोड़े थे, ठीक है। पहला छोड़ा था इक्का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे क्या नाम दिया उसको, इक्का एल्यूमिनियम, बिलो एल्यूमिनियम। ऑलराइट, दूसरा था इक्का बोरॉन, बोरॉन के नीचे, और तीसरा था इक्का सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे। मतलब 3 जगह गैप कहाँ थी, बोरॉन, भैया उसके पास बोरॉन डिस्कवर था, ठीक है, एल्यूमिनियम डिस्कवर था और सिलिकॉन डिस्कवर था मान लो। तो इसके नीचे के एलिमेंट नहीं पता थे, उसने गैप छोड़ दिया, और इन गैप्स को क्या नाम दिए, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। इक्का ऐसा है संस्कृत वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है नीचे। तो एल्यूमिनियम के नीचे, बोरॉन के नीचे एंड सिलिकॉन के नीचे। इज इट क्लियर? ठीक है। सो बेटा कहाँ कहाँ गैप छोड़ी गई, 3 जगह, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। बोरॉन के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे, जो बाद में जाके डिस्कवर हुए और उनका नाम क्या बना ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एलिमेंट फर्दर जब बाद में डिस्कवर हुए थे, लेटर ऑन व्हेन दे डिस्कवर्ड, इनका नाम क्या क्या था ये बात याद रखिए। बोरॉन के नीचे आया
स्कैंडियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के नीचे आया गैलियम, और सिलिकॉन के नीचे आया जर्मेनियम, जिनके सिंबल याद रख लेना GE, इसका सिंबल है GA और इसका सिंबल है SC, स्कैंडियम। तो बेटा पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, पहला क्वेश्चन ये क्या क्वेश्चन आएगा। अच्छा, आप बता सकते हो कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ इक्का बोलॉन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन, क्या चार्ज होगा इस पे। जैसे मैं बात करूं इक्का बोरॉन, इसको मैं नाम दे देता हूं E नाम दे दूं इक्का बोरॉन को, तो इस पे चार्ज क्या होगा भाई, बोरॉन के नीचे है तो जो बोरॉन पे चार्ज है वो इस पे चार्ज है, इज इट क्लियर। तो इस पे चार्ज क्या होगा +3। इक्का एल्यूमिनियम क्या चार्ज होगा, तो इस पे चार्ज होगा +3, इस पे भी +3 चार्ज है, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं इक्का सिलिकॉन, तो सिलिकॉन पे क्या चार्ज होता है बेटा भाई, सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है, कहो सीता जी आता है ना, तो जो कार्बन पे चार्ज है वो इस पे चार्ज, पे +4 चार्ज होगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आता है राइट द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ इक्का बोरॉन इक्का एल्यूमिनियम, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इक्का बोरॉन इक्का एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और क्लोराइड के फॉर्मूले बताओ भैया, तो बड़ी आसानी से बता सकते हो आप। जैसे क्वेश्चन आ गया क्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ इक्का एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन आ गया बेटा। अब हमें इसे इक्का एल्यूमिनियम है भाई, एल्यूमिनियम थोड़ी है जो Al लिखें, तो हमें क्या करना है इक्का एल्यूमिनियम को E मान लेना बस, ठीक है। अब सोचो एल्यूमिनियम पे जो चार्ज होगा वही इक्का एल्यूमिनियम पे भी चार्ज होगा, डेफिनेटली होगा जी। तो क्या चार्ज हो गया बेटा इस पे +3। अब क्लोराइड बनाना है तो Cl नेगेटिव है जी, क्या फॉर्मूला बना ACl3। अगर ऑक्साइड बनाना है तो इसको +3 एज्यूम करें, और ऑक्साइड पे चार्ज क्या होता है -2, तो क्या होगा A2O3 बन गया जी। 2 मार्क्स से क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इजी कंसेप्ट, आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि इक्का एल्यूमिनियम इक्का बोरॉन पे क्या ऑक्साइड होगा, फॉर्मूला बनाने के लिए। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखोगे, जो इन एलिमेंट पे चार्ज है वही चार्ज इन पे होगा, और फिर आप फॉर्मूले वगैरह बना सकते हो, ठीक है। कभी ये मत लिखना स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम, ये मेंडलीफ ने नहीं बताया, ये लेटर ऑन डिस्कवर हुए तो ये निकले, इनके नाम ये रखे गए थे, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थे वो एग्जैक्टली वही निकली थी। जैसे आप देखो गैलियम पे चार्ज कितना होता है +3, तो अगर गैलियम ही था ये तो GaCl3 बनेगा। सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन पे चार्ज होता है +4, तो जर्मेनियम पे भी +4, जर्मेनियम ऑक्साइड बनेगा, तो जर्मेनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, बस सिलिकॉन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SiO2, तो जर्मेनियम ऑक्साइड का भी होगा GeO2, करके देख लो, ठीक है। तो उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। क्लियर हुआ कंसेप्ट, एनी डाउट, नोट डाउन दिस। नाउ एक लास्ट पॉइंट इसका और याद रख लीजिए, रब करें इसको। सो लास्ट मेरिट था ही लेफ्ट 0 ग्रुप, ठीक है ना, इसने 0 ग्रुप भी बनाया था बेटा एक। तो टोटल इसके ग्रुप कितने हुए वैसे देखे जाए तो 9 इंक्लूडिंग 0 ग्रुप, ठीक है। बट वो 0 ग्रुप में उस वक्त कोई गैस मतलब कोई भी एलिमेंट था नहीं, इसीलिए उसको 0 मान के हम खाली समझ रहे थे, बाद में ये चीज़ हुआ। तो इसमें लिख लेना ही लेफ्ट 0 ग्रुप, आवाज नहीं, फॉर द अनडिस्कवर्ड नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस के लिए उसने क्या किया, 0 ग्रुप प्लेस किया, एंड लेटर ऑन व्हेन द नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड ही प्लेस्ड दीज नोबल गैसेस इनटू दैट्स 0 ग्रुप। अब 0 ग्रुप कहाँ रखा बेटा, ये फर्स्ट था, इसके पहले यहाँ पे 0 ग्रुप रखा उसने, ये खाली छोड़ा हुआ था, इसमें सारी की सारी नोबल गैसेस रखी। कई बुक में पहले दे रखा है, कई बुक में 8 के बाद में दे रखा है, वैसे ये पहले थे बाद में थे, कहीं पे रखो। उसने 0 ग्रुप पहले छोड़ा था बस, बाद में मॉडिफिकेशन कैसे भी लिख सकते हो आप। कहानी क्लियर हुई, समझ में आया। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की, क्या क्या कमियां थी इसकी। देखिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, डीमेरिट्स इसके।
डीमेरिट्स का मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स का मतलब है अनोमलीज या लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक्स, क्या कमियां थी। अब देखो इसने सबसे पहली बात ये कही कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात थी कि ही अरेंज द होल पीरियोडिक टेबल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। मासेस के ऊपर बात की थी, है ना। तो बेटा एक आइसोटोप नाम की चीज़ होती है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हर एक एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं सिवाय फ्लोरीन को छोड़कर, सभी के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स आर द स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो अगर आप एटॉमिक मासेस के आधार पर अरेंज करो तो वेयर इज द आइसोटोपिक स्पीसीज, व्हाई नॉट आइसोटोपिक स्पीसीज वर फाउंड एनी प्लेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। अगर मासेस के आधार पे ही बात करनी है तो एटॉमिक मासेस के आधार पे तो वेरिएशन आपके एटॉमिक आइसोटोप्स में भी आते हैं, तो उनको भी रखा जाना चाहिए था। बात क्लियर हुई। तो ये नहीं समझा पाया। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, तो फर्स्ट पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो बेटा सबसे पहले ये चीज समझो कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, फर्स्ट थिंग। ऑलराइट, नाउ पहले तो ये समझो व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा, व्हाट आर आइसोटोप्स? These are the elements having same atomic number but have different atomic mass, जिनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं बेटा, ठीक है। तो इसने अपनी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल अरेंज की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। देन व्हाई नॉट द आइसोटोपिक स्पीसीज वर फाउंड एनी प्लेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। होना चाहिए था ना बेटा, हर एक एलिमेंट के एक कुछ ना कुछ तो आइसोटोप होते हैं। अगर ऐसे मिलाएं हर एक एलिमेंट की बात करें तो करीबन 250 से 63 थे उस वक्त, तो हर एक एलिमेंट के अगर 3-3 भी मैं मानूं तो 250 से पार हो गए एलिमेंट्स। इसने तो सिर्फ 63 का अरेंजमेंट किया, बाकी क्यों नहीं किया, है ना। तो सीधा सा लिख देते हैं हम लोग इसमें कि आइसोटोपिक स्पीसीज were not found any place in his periodic table, कि आइसोटोपिक स्पीसीज को कोई स्थान नहीं मिला भैया उसकी पीरियोडिक टेबल में। सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेकंड थिंग, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस का मतलब क्या है, क्या मतलब है? जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आना चाहिए, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो बाद में आना चाहिए। बट 3 जगह उसने ऐसी गड़बड़ की, जहाँ पर एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले पटका और एटॉमिक मास कम है उसको आगे किया। तो वो 3 जगह कहाँ कौन कौन सी थी? रॉन्ग ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो दैट इज रॉन्ग ऑर्डर ऑफ elements according to atomic mass। मतलब कौन कौन से थे बेटा? पहला तो था कोबाल्ट एंड निकल के ऊपर, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर की बात नहीं, एटॉमिक मास की बात करता हूँ। कोबाल्ट का था 57.9 और निकल का था 57.1। किसको पहले आना चाहिए था? बट कोबाल्ट पहले रखा गया। जो मैं पहले रख रहा हूँ पहले था, वो बाद में रखा, बाद में ऐसे रखा गया। दूसरा था बेटा इसका आर्गन और पोटेशियम। हालांकि मैंने आपको बोला कि 1900 के बाद में आर्गन डिस्कवर हो गया था, तो आर्गन और पोटेशियम के साथ में भी यही लफड़ा था। उसने आर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में रखा। जबकि एटॉमिक मासेस में ये था 39.9 था और इसका 39.3 के आसपास था। तो पहले किसको आना चाहिए था? पोटेशियम, बट आर्गन पहले रखा गया। वाई? नहीं एक्सप्लेन कर पाया। फिर था टेरोलियम और आयोडीन पर। टेरोलियम और आयोडीन की पिक्चर में टेरोलियम का जो एटॉमिक मासेस था दैट वाज 127.6 और जो आयोडीन का था दैट वाज 126.9। तो फर्क देखो साफ दिख गया हमें, 126
0.9 किसे पहले रखना चाहिए था? आयोडीन का, बट इसने रखा। क्यों रखा वो? अच्छा बताओ क्यों रखा था उसने ऐसा? उसको पता है कि एटॉमिक मासेस पे ये गलत है, लेकिन क्यों रखा? क्योंकि जब उसने स्टडी की प्रॉपर्टीज़ की तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस रॉन्ग ऑर्डरली बना, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसने मोस्ट प्रायोरिटी दी कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी वो साथ में रखे जाने चाहिए, ना कि एटॉमिक मासेस पे। उसने ये सोच के रखा, और जो बात सही भी थी, आगे जाके ये चीज़ क्लियर हुई कि ये बात सही भी कह रहा था, लेकिन एक तरह से ये गलत पॉइंट हो गया। ठीक है। दूसरी बात कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को अलग अलग रखा और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को साथ साथ रखा। दो अलग अलग पॉइंट है। कौन कौन सी जगह पे ऐसे रखा, ये क्वेश्चन आते हैं फिर। ठीक है, ये हो गया दोनों डन। एग्जाम्पल्स आर मोर फोकस्ड, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट इसका बनता है, दैट इज ही प्लेस्ड एलिमेंट्स together in same group having different properties। अलग अलग प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को साथ में रखा, जैसे कि ग्रुप फर्स्ट में, इसने रखा बेटा लिथियम बेरिलियम, सॉरी लिथियम सोडियम पोटेशियम के बाद में कॉपर सिल्वर गोल्ड को। ठीक है, किसको रखा इसने? लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ में ये पुट किसको? कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड को। अब लिथियम सोडियम पोटेशियम की तो ऑल्दो बेटा एक बात समझो, इसने प्रॉपर्टीज के आधार पर बात की थी। ठीक है, इन सब की भी वैलेंसी +1 और इन सब की वैलेंसी भी +1 निकली थी। गोल्ड बाद में आया था तो गोल्ड को हटाओ, कॉपर सिल्वर को मान लो। कॉपर +1 होता, सिल्वर +1 होता। इसने सोचा कि सब के सब +1 है, बट प्रॉपर्टीज आर समथिंग मोर डिफरेंट, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल डिफरेंट की गई। तो कॉपर सिल्वर डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट है, ये हल्के मेटल्स हैं, ये भारी एलिमेंट्स हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो उनके प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं, उनके ऑल द वैलेंसीज आर सेम बट द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो फिर इसको साथ में क्यों रखा है इसने? ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये भी इसका क्रिटिक्स है। ठीक है, यहाँ तक लिखो फटाफट।